हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द तृप्ति क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही पार्ट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो मेरी ये वीडियो मैंने डाल दिया, आप जरूर देख लीजिए। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हमारा, जो थर्ड यूनिट है हमारी इकोनॉमिक्स की, वो हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न्स टू स्केल स्टार्ट करने वाले हैं। रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल का क्या फॉर्म है? रिटर्न टू स्केल मीन्स कि हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के बारे में सोचेंगे तब हमारे जो सारे फिक्स फैक्टर्स हैं वो भी वेरिएबल हो जाएंगे। अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें कि जो हमारा हमारे इनपुट्स थे, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लैंड हो, तो जो भी सारे फैक्टर्स थे वो उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तभी तो हमारा रिटर्न टू स्केल निकलेगा। रिटर्न टू स्केल मीन्स एक स्केल को हमने एनलार्ज कर दिया। स्केल को जब हम एनलार्ज कर देंगे तब हमारा जो ये आउटपुट निकल के आएगा वो सारी तरफ से इंक्रीज होता हुआ निकल के आएगा। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द टर्म्स रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंज इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर चेंज बाय द सेम प्रपोर्शन। कि जब हम चाह रहे हैं कि रिटर्न टू स्केल हमें क्या बताता है, चेंज इन आउटपुट। आउटपुट में चेंज होगा, कैसा चेंज होगा? जब हम सारे के सारे जो हमारे इनपुट फैक्टर्स हैं, जो सारे हमारे फैक्टर्स हैं, इनपुट फैक्टर्स हैं, उनको हम चेंज करेंगे विद द सेम प्रपोर्शन। अगर हम सेम प्रपोर्शन के साथ उनको चेंज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो हमारे पास रिटर्न टू स्केल निकल कर आएगा। रिटर्न टू स्केल जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज किया जाता है और रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यूज किया जाता है। मैं साइड बाय साइड आपको डिफरेंशिएट भी करती जा रही हूँ कि इन दोनों टॉपिक्स का बहुत मेजर लिंक है। ये दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। एक बार और चीज, मैं आपको लास्ट में वीडियो में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक, P इज इक्वल टू F दैट शो द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर हमारे पास P डिनोट कर रहा है, रिटर्न टू स्केल को शो कर रहा है, तो वो फंक्शन क्या है, लेबर और कैपिटल को शो कर रहा है। उसी तरीके से हमने जब इंक्रीज किया, स्केल को इंक्रीज किया, तो दैट वाज P टू P1 पे आ गए, तो हमारे जो फंक्शंस थे दैट वाज सेम प्रपोर्शन, M was showing the proportion of labor and K denote the capital। तो लेबर और कैपिटल को शो कर रहा है कि हमारे जो फंक्शंस हैं हमने उनको क्या कर दिया, इंक्रीज कर लिया। जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ये रिटर्न टू स्केल फाइंड आउट कर रहे हैं। रिटर्न टू स्केल कैसे करना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अजम्पशंस भी लेके रखनी होगी, अजम्पशंस भी लेंगे जिसमें हम सारे के सारे फैक्टर्स जो होंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। जो भी हमारे सारे फैक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, वेरिएबल कंसिडर करेंगे। आउटपुट आर मेजर्ड इन फिजिकल टर्म। आउटपुट हमेशा फिजिकल टर्म में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग आउटपुट को मेजर कर दें कि इन क्वालिटेटिव टर्म में, हम फिजिकल टर्म्स में उसको मेजर करेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर करेंगे। द मार्केट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। हमारा जो मार्केट होता है वो बेसिकली रिटर्न टू स्केल में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने कोई भी मोनोपोली मार्केट नहीं अडॉप्ट किया, हमने कोई ओलिगोपोली मार्केट नहीं अडॉप्ट किया, हमने एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अडॉप्ट किया है जिसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सेम नेचर के हैं, सेम टाइप के हैं और उनका ऑलमोस्ट प्राइस भी नियर बाय सिमिलर ही है। तो हमारा जो मार्केट है वो क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज ओवर अ टाइम। टेक्नोलॉजी अगर सेम रहेगी तभी तो हम रिटर्न टू स्केल फाइंड आउट कर पाएंगे। रिटर्न टू स्केल हमें फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें कांस्टेंट चेंज आता जा रहा है। जब हमें चेंज आएगा टेक्नोलॉजी में तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो रिटर्न टू स्केल है इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा हमारा। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे तो उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस अजम्पशन को साथ लेके चल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी, डज नॉट चेंज ओवर अ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज नहीं करना है। अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करें, एस्पेक्ट्स ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में हमारे तीन एस्पेक्ट्स हैं।
फर्स्ट वाज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल्स की बात करते हैं तो वो क्या बताता है, जैसे हमने हमारे सारे इनपुट्स को इंक्रीज किया तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। जैसे हमने 100% हमने इनपुट्स को इंक्रीज किया है तो हमारा आउटपुट भी 200% इंक्रीज होकर ही आ रहा है हर फैक्टर्स के साथ। ये जो 5, 10 और 15 जो एक्स एक्सिस में शो किए हैं, दैट वाज इन एक्स एक्सिस, दैट वाज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ इनपुट। हमने सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स को इंक्रीज कर दिया। उसके हिसाब से जैसे हमारा जो 10 जो नोट किया हमने, जो हमारा इनपुट हमने जो क्या रखे 10 रखे, तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आया 15। उसी तरीके से अगर हम 15 हम अपने इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा 25। तो आप कोई भी ग्राफ फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको यही शो करना है कि आपके जो आपके इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, इनपुट्स के साथ आउटपुट जो निकल के आ रहे हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म में निकल के आ रहे हैं। दैट शो द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो हमारा स्केल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो रिटर्न आ रहे हैं वो हमारे इंक्रीजिंग फॉर्म में निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और लीनियर और होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। सेम थिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, दैट वाज द सेम थिंग। जब हम कह रहे हैं हमने अपने इनपुट्स को इंक्रीज किया, सारे इनपुट्स को हमने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो रिटर्न्स निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट निकल के आ रहा है। अगर हमने 100% से ही इंक्रीज किया है तो 100% ही हमारा आउटपुट इंक्रीज होकर आ रहा है, कि उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। अगर 10% हमने इनपुट्स लगाए हैं, 10% शोन इन द एक्स एक्सिस, तो वाई पे भी हमारे जो आउटपुट निकल के आ रहे हैं दैट वाज अ 10। उसी तरीके से 20 हमारे एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं तो 20 ही हमारे आउटपुट वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं। दैट वाज इन सेम प्रपोर्शन। यहाँ पे क्या बात हो रही है, सेम प्रपोर्शन की बात हो रही है। ये सारे किस प्रोपोर्शन में बात करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में बात करेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही हमने सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज किया तो हमारा आउटपुट ज्यादा निकल के आया, दैट वाज इन डबल फॉर्म, और यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म में हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है। That's what the third point, that was diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale, they showing the all factors are increasing on the x-axis and output are showing on the y-axis. तो ये जो हमने 15 पे हमारे आउटपुट इनपुट इंक्रीज किए हैं, उसी तरीके से हमारे जो आउटपुट क्या हो गए, डिक्रीज हो गया। आउटपुट हमारे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। 15% अगर हमने इंक्रीज किया है तो 10% ही हमारा आउटपुट निकल के आया है। उसी हिसाब से हमने अगर 20% इंक्रीज किया है तो हमारा आउटपुट 16.5% निकल के आया है। तो दैट वाज शोइंग द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर हम अपने इनपुट फैक्टर्स को और इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन हमारा आउटपुट उस टर्म्स में वेरी नहीं कर रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है, दैट वाज शोइंग बाय द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये आपने क्लियर किया कि हमारे जो रिटर्न्स टू स्केल है, अगर हम इनपुट्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिला, हमारे कांस्टेंट रिटर्न मिला, फिर हमें डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिला। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, दैट वाज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण ही हुआ है। जो हम टॉपिक नेक्स्ट करने वाले हैं, ये बेसिकली ये रीजन आउट है कि ये क्यों होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है। तो ये बेसिकली हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हमारा शो करता है उसमें दो पार्ट है कि हमने इनपुट्स लगाए तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है। आउटपुट क्या है, जब हमने इनपुट्स लगाए हैं आउटपुट हमारे पास आ रहा है, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट वाज इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। जो इंटरनल इकोनॉमीज होता है वो हमें शो करता है कि बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बेनिफिट्स क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के जो बेनिफिट्स हैं विच आर अवेलेबल टू ए फर्म विद इन इट्स ओन ऑपरेशंस।
कि उसके खुद के ही ऑपरेशन की वजह से ही जो बेनिफिट्स आ रहे हैं वो उसी को ही मिल रहे हैं, बाहर एक्सटर्नल जो हमारी होल इंडस्ट्रीज है उसको नहीं मिल रहे हैं, हमारी ओनली फर्म्स को मिल रहे हैं जो बेनिफिट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। दैट वाज इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जो हमारे किसको मिल रहे हैं, फर्म्स को मिल रहे हैं विद इन इट्स ओन ऑपरेशन, उसके खुद के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमने लैंड को इंक्रीज किया तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, लैंड को इंक्रीज करने का बेनिफिट किसको मिलेगा कि उसी फर्म को मिलेगा जो प्रोडक्शन कर रही है। तो वो एज ए इंडस्ट्री को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक उसकी फर्म को मिलेगा जो अपना लैंड प्रोडक्शन को लैंड को इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट्स फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। उसी हिसाब से जैसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच आर शेयर्ड इन बाय ऑल फर्म इन एन इंडस्ट्रीज। तो जो एक्सटर्नली बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल वाज अ वेरी लार्ज वास्ट टर्म एंड द बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं लार्ज प्रोडक्शन के वो शेयर्ड बाय ऑल फर्म्स, और वो सारे के सारी जो कंप्लीट इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी उसको शेयर कर रही हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, अगर किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए अगर वहाँ पे कोई भी रोड अवेलेबल नहीं है, अगर रोड हम लोग फॉर्म करते हैं, कोई इंडस्ट्रीज फॉर्म करती है तो उसका बेनिफिट सारी फर्म्स को मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी फर्म को मिलेगा जहाँ पे वो इंडस्ट्री प्लान की गई है। उसी हिसाब से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने कोई बाइक परचेज की तो वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप अगर हमने इंस्टॉल किया, पेट्रोल पंप लगाया है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कोई ना कोई और कंज्यूमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसका फायदा सभी को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कस्टमर को ही वो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी को मिलते हैं। उसी हिसाब से अगर हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट शोइंग द डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन व्हिच आर सफर्ड बाय द फर्म विद इन इट्स ऑपरेशंस। तो अगर हम इसी डेफिनेशंस को चेंज कर देते हैं तो वो क्या, उसमें तो हो रहे थे बेनिफिट्स, यहाँ क्या हो रही है, सफर कर रही है। डिसइकोनॉमीज में क्या कर रही है, इंडस्ट्री सफर कर रही है, तो वहां पे क्या है कि जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका उतना आउटपुट निकल के नहीं आ रहा, तो फर्म क्या कर रही है, विद इन इट्स ऑपरेशन में ही उसको सफरिंग हो रही है, सफर कर रही है कि जो सारे प्रोडक्शन सारे इनपुट्स उसने इंक्रीज किए थे लेकिन उसके बावजूद भी वो फर्म सर्वाइव नहीं कर पा रही है। उसी हिसाब से अगर हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या होता है, जो भी डिसएडवांटेज आ रहा है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से, दैट विच इज शेयर्ड और सफर्ड बाय द ऑल फर्म्स इन एन इंडस्ट्रीज। अगर बेनिफिट सबको मिल रहा है तो डिसइकोनॉमीज के थ्रू भी डिसएडवांटेज भी और सभी को मिलेगा, सभी फर्म्स को मिलेगा जो एक इंडस्ट्री में सर्वाइव करती है। तो ये बेसिकली रीजन है कि हमारा जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है, रिटर्न टू स्केल इसलिए होता है ड्यू टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शंस। एंड कांस्टेंट रिटर्न्स क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न इसलिए होता है क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज काउंटर बैलेंस बाय द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो एक काउंटर बैलेंस कर देती है, काउंटर कर देती है, इसीलिए यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल निकल के आता है। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों निकलता है, ड्यू टू देयर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये बेसिकली रीजन है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल किस लिए आता है, कांस्टेंट किस लिए आता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल किस लिए आता है। अगर हम बात करें, डिफरेंशिएट करें अगर उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक शॉर्ट टर्म रन के लिए किया जाता है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन जो हम करते हैं वो रिटर्न टू स्केल को ही अडॉप्ट करते हैं। अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमारे बाकी फैक्टर्स सारे फिक्स रहते हैं, एक ही वेरिएबल रहता है और यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स रिटर्न टू स्केल में वेरिएबल रहते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे स्केल इंक्रीज नहीं होता, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्केल इंक्रीज नहीं होता, रिटर्न टू स्केल में स्केल इंक्रीज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है। अगर हम
हम बात करें कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में हमें क्या करना पड़ता है, वो बेसिकली जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मार्जिनल वेरिएशन आ रहा है। मार्जिन वेरिएबल टर्म्स में अगर हम बात करें, वेरिएबल की वजह से ही जो वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे वो फिक्स फैक्टर जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, सारे के सारे इनपुट्स को वेरी करने की वजह से ही इंक्रीज हो रहा है। और ये बेसिकली हमारा डिफरेंस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का और रिटर्न टू स्केल्स का। तो ये भी आपसे कुछ ना कुछ टर्म्स में पूछा जा सकता है, और ये भी अजम्पशंस के तौर पे भी रीजन भी पूछ सकते हैं, अजम्पशंस भी आ सकती हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो आपको ये फंक्शंस शो करते हुए भी क्वेरी कर सकते हैं कि ये फंक्शंस अगर वेरी कर रहे हैं, अगर L वेरी कर रहा है, K वेरी कर रहा है, तो दैट वाज शोइंग इन द रिटर्न टू स्केल। If one factor is constant, if one factor is if one inputs or a factor is constant, the other is variable, that was showing in the law of वेरिएबल प्रपोर्शन। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।